कोई एक जन लिख दो तो उसमें ग्रुप में ज्वाइन फास्ट इफ यू वांट टू ज्वाइन विद इन 5 मिनट्स, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर। लिख दो उसमें, कोई एक जन लिखो, सर ऐसा बोल रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर ज्वाइन करो, अदरवाइज फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। ये देखिए 2019 का पेपर है, ठीक है। तो 2019 का पेपर में आप देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, वेटेड कोड विथ एग्जांपल। आपको पता है वेटेड कोड क्या होता है? जिस भी कोड में वेट्स असाइन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड कोड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा, प्रोडक्ट ऑफ सम बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, ठीक है। के मैप से इसको सॉल्व करना है। तो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि यूनिट 1 में जो महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, के मैप है। के मैप आपको आएगा ही आएगा। ये देखिए एक्सप्रेशन दिया हुआ इस टाइप से, ठीक है। इसको सॉल्व करना है के मैप से। तो सबसे पहले दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। शायद उतना विजिबल नहीं है, जो स्कैन हुआ है उतना अच्छे से नहीं हो पाया है। एनीवे इसको कुछ करना ही नहीं है आपको। सबसे पहले के मैप का सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि कैनोनिकल या स्टैंडर्ड एसओपी में या पीओएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, यानी पीओएस है, ठीक है। तो इसको आपको प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा तो ये उसी फॉर्म में है। देखिए ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके लिखा हुआ है ना। तो ये एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, यानी कि मैक्स टर्म वाला ये है, ठीक है। एक्चुअल में इसमें ना हर जगह ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको दिख रहा होगा, नहीं कहीं कहीं डैश वैश भी होगा, ये क्लियर नहीं दिख रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इसको आपको क्या करना है, पहले उसके मैक्स टर्म में आप लिख डालिए। एक मिनट एंटर करवा देता हूँ बाकी लोग को। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मैक्स टर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैक्स टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको दिख रहा होगा। सपोज दैट अगर ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, इसका मतलब ये हो गया जीरो, ये 1 1 1 1 है, ठीक है। 4 टाइम्स 1 का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? 4 टाइम्स 1 का मतलब कितना होता है? बाइनरी में 4 टाइम्स 1, हाँ बोलो। 15 होता है सर। 15, वेरी गुड। तो ये 15 मतलब मैक्स टर्म वाला कैपिटल एम वाला क्या है, ये 15 है, ठीक है। उसी तरह से यहां अगर सपोज दैट ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी, तो उस केस में क्या हम लिखेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, एक गड़बड़ किया ना मैंने यहाँ। उल्टा होता है ना, मैक्स टर्म में क्या होता है, अगर डैश है तो उसको 1 लिखेंगे, और अगर जीरो नॉर्मल है तो उसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, यानी ये 4 टाइम्स 0 है, ठीक है। अगर ये कहीं पे भी डैश रहता तो वहां पे 1 लिखते, ठीक है। अगर ये a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश रहता तो 4 टाइम्स 1 हम इसको लिखते, ठीक है। तो उस तरह से आपको क्या करना है, पहले मैक्स टर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जो है सो के मैप से इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो के मैप से कैसे सॉल्व करते हैं उसको आप लोग को आइडिया है ही, है ना। एक आध क्वेश्चन मैं उसको करवा दूंगा अभी, ठीक है, पीडीएफ से देख करके ही, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये मैक्स टर्म, इसको ऐसे में लिखा हुआ है, इसको आपको मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसको के मैप से सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो अच्छा, तो ये के मैप तो फिक्स है, क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, ठीक है। किसी न किसी तरीके से वो क्वेश्चन दिया हुआ ही रहेगा, तो आप उसको सॉल्व करना है। दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि बोलता है एरर करेक्टिंग कोड क्या होता है, कंस्ट्रक्ट इवन पैरिटी
7 हैमिंग कोड फॉर अ वर्ड 1011। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। तो वो कैसे सॉल्व होगा उसको मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना। और तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे बन जाएगा। फिर एक है क्या, क्वीन मैकलेस की, यानी इस यूनिट का ये जो आपका हैमिंग कोड से रिलेटेड है वो आ सकता है, प्लस के मैप आएगा, क्वीन मैकलेस की आएगा। उसके अलावा बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस, जो इक्वेशंस दिए हुए रहते हैं उसको भी सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके आने की संभावनाएं होंगी। अब देखिए नेक्स्ट आपका 2020 का ये है, हाँ 2020 का क्वेश्चन है। देखिए 2020 में क्या आया था, 8 4 -2 -1 कोड फॉर डिजिटल डेसिमल डिजिट 3 इज। ये मैं क्वेश्चन शायद दिया भी हूँ, CT1 में दिया था क्वेश्चन। 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ इतना निकालना है, बाइनरी ग्रे ऑफ ग्रे कोड, ये ग्रे कोड में दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये सब स्टेप्स आपको बताया गया है, इसको आप बना सकते हैं। एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल डिजिट डेसिमल नंबर 9 है आपका, उसका एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है, ठीक। और फिर देखिए यहाँ पर क्या है, के मैप सॉल्व करना है। के मैप का क्वेश्चन दिया हुआ है, मीन टर्म्स दिए हुए हैं, और इसमें देखिए मैक्स टर्म, यही इसी मैक्स टर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। पाई कैपिटल है में है ये एक्चुअल में, इसमें आपको कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर के मैप से सॉल्व कर देना है उसको। समझ में आ रहा है? ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगेन देखिए टेबुलेशन मेथड आया हुआ है, फिर 7 बिट हैमिंग कोड आया है। तो आप कुल मिला के बोल सकते हैं कि 7 बिट हैमिंग कोड वाला इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, के मैप इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, और टेबुलेशन मेथड बोल सकते हैं। ये तीनों जो है आपको 7 8 8 नंबर का तो आना ही आना है। ये देखिए ये 2020 चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। 21 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो हम लोग अभी यूनिट 1 को देखेंगे, और यूनिट 1 में हम लोग देखते हैं कुछ कुछ चीजें। यूनिट 1 में आपको ये सब तो पता है, और गेट, एंड गेट क्या होता है, एक्सोर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सब आपको सबको क्लियर होगा, ठीक है, सारे गेट के बारे में। उसके बाद जो क्वेश्चंस है, कन्वर्जन, कन्वर्जन आपको पता है, अगर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। ये सपोज दैट बाइनरी नंबर है, तो डेसिमल के पहले लेफ्ट साइड, मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, इस नंबर को उठाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 0, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 1, और यहाँ 1 इंटू 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से डेसिमल के पहले करते हैं, और डेसिमल के बाद क्या करेंगे, 2 टू द पावर -1 -2 -3 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करने के बाद सिंपली जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आंसर। ये बाइनरी टू डेसिमल है, चूंकि ये बाइनरी टू डेसिमल है इस कारण से 2 टू द पावर 0 1 2 लिखा गया, या 2 टू द पावर -1 -2 -3 लिखा गया। यही अगर ऑक्टल टू डेसिमल रहता तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 टू द पावर 0 1 2, यहाँ पे 8 टू द पावर -1 -2 -3 लिखते हैं। जैसे देखिए नीचे में है ऑक्टल टू डेसिमल, यहाँ डेसिमल के पहले क्या किया गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 1, एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 2, फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर -1 -2 -3 -4। इस तरह से अपना ऑक्टल टू डेसिमल। सिमिलरली अगर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल रहेगा तो यहाँ 16 टू द पावर 0 1 2 हो जाएगा। देखिए आगे होगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। एफ मीन्स 15 होता है, ए मीन्स 10 होता है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 6 टू द पावर 0, क्योंकि ये डेसिमल के पहले का है नंबर। फिर सिमिलरली 10 इंटू 16 टू द पावर 1, और यहाँ 16 टू द पावर 2, ठीक है। सबको आवाज आ रही है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। अब देखिए इसके बाद जैसे डेसिमल टू बाइनरी है, या डेसिमल टू ऑक्टल है, या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर डेसिमल टू बाइनरी है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे डेसिमल के पहले वाले। जैसे यहाँ 5.6 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें डेसिमल के पहले 5 है, तो 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, और रिमाइंडर जो है यहाँ लिखते जाएंगे।
जैसे 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। अब नीचे से ऊपर ऐसे एरो कर देते हैं और 1 0 1 लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे ना कि ऊपर से नीचे लिखेंगे, ठीक। लेकिन डेसिमल के बाद क्या है, 0.6 है, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। चूंकि ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है इसलिए डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 करते आ रहे हैं। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आया, 1.2 आया। अब इसमें क्या करना है अपने को, फ्रैक्शनल को हम यहाँ पर लेंगे, इंटीग्रल पार्ट को नहीं लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को लेंगे, यानी कि डेसिमल के बाद वाले पार्ट को लेंगे। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन 0.4, फिर 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 0.8, फिर 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 1.6, देन अगेन 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 1.2। नाउ ऊपर से नीचे जाएंगे, यहाँ नीचे से ऊपर था, यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे और इंटीग्रल पार्ट को ही लेंगे, टेक इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो आया कितना अपना, ये आया 101.10011, तो 10011 ये आएगा आपका। अब इसी में अगर आपका डेसिमल टू बाइनरी की जगह पर डेसिमल टू ऑक्टल रहा तो उस केस में 8 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जैसे डेसिमल टू ऑक्टल यहाँ दिया हुआ होगा, देखिए यहाँ है, तो डेसिमल टू ऑक्टल में 247, तो डेसिमल के पहले क्या है, तो डिवाइड बाई 8 करते जाएंगे और रिमाइंडर यहाँ लिखते जाएंगे। अगेन हियर लेफ्ट सॉरी बॉटम टू अप जाएगा। अब डेसिमल के बाद वाला क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 8 करते जाएंगे और ऊपर से नीचे एरो देंगे और इंटीग्रल पार्ट को लिखेंगे, 6314 लिखेंगे, 367, ये 367.6314 दिस इज ऑक्टल। इसके बाद हेक्साडेसिमल टू डेसिमल ये तो हो चुका है। इसके बाद अगर हम लोग करेंगे कौन सा है, और इसके बाद अभी हम लोग क्या कर रहे थे, डेसिमल टू ऑक्टल, है ना। उसी तरह से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी कर सकते हैं। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना रहेगा, डिवाइडेड बाई 16 लिखेंगे, है ना, डेसिमल के पहले वाले को और डेसिमल के बाद वाले को मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे, बस, ठीक है। क्वेश्चंस इसके भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस ऑलरेडी दिया गया था प्रैक्टिस करने के लिए, उस प्रैक्टिस को उसको करेंगे आप, है ना। कहीं पे दिक्कत होता है तो उस केस में अपने को बताएंगे, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि देखिए अगर हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना रहा तो हम क्या करेंगे, तो हेक्साडेसिमल को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और फिर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट का सीधा हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड आपको डिस्कस करना चाहेंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो 1 को 0 कर दीजिए और 0 को 1 कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 1s कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल करके उसमें +1 कर देंगे, तो आपका 2s कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। और 9s कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी नंबर रहेगा ऊपर में उतने डिजिट 999 लिख दीजिए और उसके बाद क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट करना। सपोज दैट वी वांट टू टेक द 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 52520, तो व्हाट वी डू, 5 डिजिट नंबर है, 5 टाइम्स 9 लिखिए और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आएगा कितना, 47479। अब इसी में अगर 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना रहा तो 9s कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद +1 करेंगे, तो कहां +1 करेंगे, इधर +1 नहीं करेंगे, यहां +1 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, राइट मोस्ट बिट में। जैसे 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको 25.639 को, तो देखिए क्या किया गया, 5 टाइम्स 9 लिखा गया है 99.999, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 74.360 आया है और ये 9s कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब 10s कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 यहाँ पर राइट मोस्ट बिट में 1 हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, ऐड करने के बाद 74.361 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 10s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं
ये सब भी जो है बाय यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जो जो चीज मैं बता रहा हूं उसको तो देख करके ही जाना है आप, है ना, एनी हाउ आपको देख के ही जाना है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। अब बीसीडी में क्या होता आपको पता है कि बीसीडी में जैसे 8421 है, दीज आर वेट्स, वेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या है रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे 84 -2 -1 है, तो 84 -2 और -1 आर द वेट्स, है ना। बीसीडी 84 -2 -1 में 84 -2 और -1 क्या है, वेट्स है। तो जैसे 8 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ आप देख रहे हैं वेट्स 8 है ही, और बाकी 0 कर दीजिए तो 1 0 0 लिख दिया। 7 है तो 8 -1 क्या होता है, 7, तो 1 0 0 और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 0 0 1 हो गया। तो इस तरह से आपको वेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं। और बीसीडी का मेन प्रॉब्लम क्या है कि 9 तक ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके बाद जो कोड होते हैं दे आर कॉल्ड बीसीडी इलीगल कोड्स, जैसे 10 10 10 11, दीज आर 6 इलीगल कोड्स ऑफ बीसीडी। ठीक, तो बीसीडी में जब हम ऐड करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं कि ऐड करने के लिए अगर इलीगल कोड्स आ जाता है तो एडिशन में हम लोग वही करते हैं, क्योंकि इसका एक सर्किट अपने को पढ़ना है, तो ऐड करते जाएंगे। अगर 4 बिट सम लेस देन 9 है तो वैलिड बीसीडी नंबर कहलाता है, लेकिन अगर वो वैलिड नहीं है या लेस देन 9 नहीं है तो उस केस में क्या होता है, चेक किया जाता है कि 9 से ग्रेटर है क्या। अगर 9 से ग्रेटर है यानी कि इलीगल कोड्स आ गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग को 0110 को ऐड करना पड़ता है उस पर्टिकुलर ग्रुप में। या एक और कंडीशन होता है कि सम करने के बाद, एक ग्रुप का सम करने के बाद, जैसे यहीं पे इस ग्रुप का सम करने के बाद कोई कैरी जनरेट होकर के दूसरे ग्रुप में गया तो भी हम इस ग्रुप में क्या करेंगे, 0110 को ऐड करेंगे। ये इसका कंडीशन होता है बीसीडी एडिशन, इसलिए मैं बीसीडी एडिशन बता रहा हूं आपको। अब जो है मेन हम लोग आते हैं, ये एक्सेस 3 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्सेस 3 यानी एक्स्ट्रा 3 इसमें ऐड करते जाना है। जैसे एक्सेस 3 कोड लिखना है, सपोज दैट इसका 4 का, तो 4 को हम 8421 में कितना रिप्रेजेंट करना है, इसमें 3 ऐड कर दो तो 4 + 3 कितना होता है, 7। 7 8421 में अगर कन्वर्ट करना रहेगा तो कितना लिख सकते हैं, कहाँ गया, कौन सा था, 4 था ना, हाँ। तो 4 का तो 7 अगर कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 0 ट्रिपल हो जाएगा। तो ये है आपका मेन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखो, हेलो, नहीं नहीं वो नहीं खरीदा है, क्यों, क्या हो गया, अच्छा, नहीं अभी कैश ही बस खरीदा है, मैंने कैश ही है, कैश है, बस कैश है, नहीं नहीं परचेज नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक ठीक, ओके। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, आप वहीं हो क्या, अच्छा ठीक ठीक, हाँ। सब लोग जुड़े हुए हो कि नहीं भाई, मोनोटोनस तो नहीं हो गया, हैं, हेलो, जुड़ा है सर। यस सर। सब जुड़े हुए हो ना, तो मोनोटोनस तो नहीं हो रहा है ना। अभी तक जो पढ़ाया मैंने उसमें कोई डाउट है क्या, तो बताओ। चैट बॉक्स में लिख दो अगर डॉट वॉट है या नहीं है तो, है ना, नहीं है तो नो लिख दो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
ग्रे कोड हम लोग कहाँ यूज करते हैं आपको पता है, ग्रे कोड में, है ना। ग्रे कोड हमारा नॉन वेटेड कोड होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, ये बीसीडी कोड भी नहीं होता है, ठीक। तो इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं बेसिकली, तो के मैप में हम लोग यूज करते हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, ये चीज याद रखना, साइक्लिक कोड क्यों बोला जाता है, क्योंकि 1 बिट का चेंज होता है सक्सेसिव कोड में, ठीक है। अभी भी लोग आ रहे हैं यार, उन लोग को टाइम का कोई मतलब नहीं, ऑनलाइन क्लास में भी यही हाल है, ठीक। अब देखो बाइनरी टू ग्रे अगर कन्वर्ट करना रहेगा, देखो ये क्वेश्चन आया भी था, है ना। तो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपने को, है ना। देखिए बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करना है तो 1001 है, तो 1001 को क्या किया गया है, इसको लेफ्ट मोस्ट बिट को एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको में एक्सॉर गेट लगाएंगे, एक्सॉर करने के बाद जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे, समझ में आ रहा है। देखिए एक्सॉर लगा है यहाँ पे, देखिए, और उसके बाद फिर जो भी आएगा ये लिख दिए। सिमिलरली इसको एक्सॉर करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसको एक्सॉर करेंगे और यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा जो आ जाएगा ये बाइनरी टू ग्रे हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ग्रे टू बाइनरी करना है तो उस केस में क्या करेंगे, अगेन ये लेफ्ट मोस्ट बिट को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो वैल्यू आएगा उसको और इसको क्या करेंगे, ग्रे ये एक्सॉर लगाएंगे, और जो भी वैल्यू आएगा दैट वुड बी रिटन हियर, ओके, ये लिखा गया। फिर इसको एक्सॉर करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा दैट वुड बी रिटन हियर, अगेन इसको एक्सॉर करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ लिखेंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ग्रे टू बाइनरी होगा। अब देखिए एरर डिटेक्टिंग कोड में, एरर डिटेक्शन हम लोग को क्यों होता है कि जैसे नॉइज या सिग्नल्स वगैरह का सप्रेशन हो गया, उसके कारण क्या होता है, कोई भी हम चीज यहाँ से मैसेज भेजें तो जरूरी नहीं है कि रिसीवर को वही चीज मिला, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एरर डिटेक्ट करना जरूरी है एंड एरर करेक्ट करना भी जरूरी है। तो क्या करते हैं कि अब जैसे सामने वाले को, रिसीवर को ये पता थोड़ा चल पाता है कि हम जो भेजा गया वही पहुंचा है हमारे पास, जैसे 1101 भेजा गया और यहाँ 4 टाइम्स 1 पहुंचा है, तो रिसीवर को क्या पता कि सेंडर ने क्या भेजा है, वो पता नहीं चल पाता है। तो क्या होता है कि एक पैरिटी बिट भी भेजा जाता है डेटा के साथ एक पैरिटी बिट भेजा जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरिटी, जो एक्स्ट्रा बिट होता है जो हर एक वर्ड के साथ ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यह कैसे पता चलता है, तो एक्चुअल में या तो हम ऑड पैरिटी स्कीम यूज करते हैं या इवन पैरिटी। अगर ऑड पैरिटी स्कीम यूज कर रहे हैं तो कोई भी डेटा जब हम भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो 1 और 0 के फॉर्म में होता है, तो 1 कैन बी काउंटेड इजिली। सपोज दैट वी आर फॉलोइंग ऑड पैरिटी scheme, it means that we have to count the number of 1. Okay, here the message is, original message is 1101, means number of 1 is 3 and 3 is already a odd number. Okay, so parity bit will taken will be 0. Okay, suppose that receiver receives the data 4 times 1. Okay, here receiver count the number of ones, so what would be the number of 1, 4, and 4 is a इवन नंबर, ठीक है। हम ऑड पैरिटी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, रिसीवर को भी पता है कि ऑड पैरिटी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ 1 जो होगा जब भी होगा तो ऑड में ही होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, बोलेगा कि ये तो अच्छा है 4 टाइम्स 1 आया है, और सपोज दैट पैरिटी बिट भी हमारा 0 ही आया है, क्योंकि 0 हमने लिया तो 0 ही आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास डेटा जो पहुंचा वो गड़बड़ डेटा पहुंचा है, एरर वाला डेटा पहुंचा है, ठीक है। तो इस तरह से चेक हो सकता है इसमें, लेकिन करेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। बट वन मोर थिंग इन दिस पैरिटी स्कीम इज दैट सिंगल बिट एरर अगर है तो उस केस में हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर डबल बिट का एरर है तो हम लोग इसमें डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन पैरिटी स्कीम अगर फॉलो कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे, इवन में होना चाहिए। ऑड पैरिटी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं तो नंबर ऑफ 1 हमारा ऑड में होना चाहिए। अब क्या है, चेकसम। चेकसम जनरली क्या होता है ना कि सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच जो है सो आदान प्रदान किया जाता है डेटा का, ठीक। तो अब डेटा यहां से भेजा गया सेंडर की तरफ, रिसीवर के पास पहुंचा, अब क्या गया, नेक्स्ट डेटा यहां से भेजा गया उसके पास भी पहुंचा, रिसीवर के पास,
और फिर क्या किया कि अब पहला डेटा और दूसरे डेटा को हम लोग क्या कर देते हैं, सेंडर वाले क्या करते हैं, सम करते हैं और उस सम को भी भेजते हैं। वहां भी क्या करता है, सम करेगा रिसीवर भी, और वो सम को रिसीव भी करेगा। तो इस तरह से करते करते बहुत सारे डेटा जाते जाते हैं और लास्ट में चेकसम भी जाता है। वो चेकसम को मैच किया जाता है कि सही है या नहीं, सेंडर और रिसीवर एंड में। अगर दोनों तरफ मैच कर गया यानी कि डेटा करेक्ट पहुंचा है, अदरवाइज करेक्ट नहीं पहुंचा। तो ये है चेकसम। नेक्स्ट क्या है हमारा, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। दिस इज वन ऑफ द महा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली पूछता है। तो इसमें क्या करते हैं वो ध्यान दीजिए। देखिए 7 बिट हैमिंग कोड में 4 बिट का डेटा भेजा जाता है और 3 बिट जो हमारा रहता है वो पैरिटी बिट रहता है। एंड पैरिटी बिट का पोजीशन होता है 2 to the power 0, दैट इज फर्स्ट पोजीशन, एंड 2 to the power 1 मींस सेकंड पोजीशन, एंड 2 to the power 2 मींस फोर्थ पोजीशन। तो हियर वी आर सेइंग दैट दिस इज आवर डेटा विद पैरिटी। ओके, मींस फर्स्ट पोजीशन पर पैरिटी बिट है यानी P1 है, 2 हो गया, सेकंड पोजीशन पे है P2, और उसके बाद 2 to the power 2 मींस फोर्थ पोजीशन पे P4, और बाकी पोजीशंस पे क्या रख देते हैं, डेटा रखते हैं, यानी D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1। यही जो है डेटा विद पैरिटी सेंडर भेजेगा रिसीवर को। ठीक है, अब रिसीवर एंड सेंडर एंड रिसीवर एंड में दोनों जगह क्या होता है, चेक किया जाता है। एक मिनट, बार बार कौन फोन कर रहा है, मतलब सब जो है ना। तो देखिए अब क्या चेक किया जाता है कि P1 को सेट किया जाता है आइदर 0 या 1, ताकि वो इवन पैरिटी ओवर बिट्स 1, 3, 5, 7 पोजीशन पे वो फॉलो कर सके। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि P1 के केस में 0 या 1 सेट करते हैं ओवर बिट्स 1, 3, 5, 7। इवन पैरिटी है तो इवन, ऑड है तो ऑड। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आप इवन फॉलो कर दो, और अगर लिखा हुआ है तो फिर जिसके हिसाब से लिखा हुआ, ऑड लिखा हुआ तो ऑड करिएगा, इवन लिखा हुआ तो इवन करिएगा। सिमिलरली P2 के लिए चेक किया जाता है कि 0 लिखूं या 1 लिखूं, तो उसके लिए देखा जाता है इवन पैरिटी स्कीम ओवर 2, 3, 6, 7। सिमिलरली विथ P4 4, 5, 6, 7 रहेगा। ठीक, तो अब जैसे आपके पास डेटा है, बोल रहा है कि पहले तो इनकोड कीजिए, मतलब हमारे पास डेटा 0011 है, इसको आप मैसेज के फॉर्म में लिखिए विथ पैरिटी। तो 0011 का मतलब क्या होगा, D7 का वैल्यू 0 है, और ये 0 जो होगा 6th पोजीशन वाला रहेगा, और ये 1 जो है D5 में रहेगा, और ये 1 कहाँ रहेगा, D3 में रहेगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था D7, D6, D5 और D3, तो देखो वही लिखा गया है, D7, D6, D5, D3 हो गया। ठीक है, इस पोजीशन पर हमने डेटा रख दिया, लेकिन पैरिटी बिट कहाँ कहाँ रखा जाएगा, तो देखिए अपने को अभी मैंने यहाँ पे देखो P1 को सेट करना है आइदर 0 या 1, 1, 3, 5, 7 पे चेक करके। तो 1, 3, 5, 7 में चेक कीजिए, P1 को 0 लिखें या 1 लिखें, अभी दुविधाजनक है, अभी कुछ नहीं पता है। 1, 3, 5, 7 हमने लिख दिया है, जिसमें D3 होगा, D5 होगा, D7 होगा। D3, D5, D7 का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, 1, 1, 0 रहेगा। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी क्या है, इवन है। अगर इवन पैरिटी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, देखिए लिखा हो इवन पैरिटी हैमिंग कोड, तो इवन में है ही ऑलरेडी, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, P1 का वैल्यू 0 लिख दिया, ना कि 1। अगर ऑड पैरिटी फॉलो करते तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, 1 लिखना पड़ता, लेकिन चूंकि इवन है तो इसलिए इसको लिख दिया हमने 0। दूसरा है P2, कौन सा पोजीशन पर देखना है, P2, D3, D6, D7 पे। तो यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए, तो ये ऑलरेडी क्या है, ऑड है, तो इसको इवन करना पड़ेगा, इसलिए P2 का वैल्यू 1 लिख दिया। अब P4 के लिए क्या होगा पोजीशन, P4, D5, D6, D7। तो D5, D6, 7 में क्या है, 1, 0, 0 है, ये ऑलरेडी ऑड है, इसको इवन बनाना पड़ेगा 1 लिख करके। तो आप देख रहे हैं कि P1 का वैल्यू 0, P2 1 और P4 1। तो हमारा हैमिंग कोड क्या बनेगा, D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1 पोजीशंस पे सब वैल्यूज पुट कीजिए, दिस वुड बी आवर हमारा हैमिंग कोड। ठीक है, अब इस तरह से आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन जो था करेक्टेड मैसेज वाला, एज्यूमिंग करना है क्या कि हमारे पास ये पूरा कोड है हैमिंग कोड। ठीक है, ये पहुंचा है यही कोड, तो ये सही पहुंचा है कि गड़बड़ पहुंचा है वो देखना है।
यानी एरर चेक करना है। तो अगेन वही चीज फॉलो करेंगे कि P1 में सेट करेंगे 0 या 1 1357 पोजीशन पे। तो 1357 पोजीशन पे देख रहे हैं कि 1011 है, और ये क्या है, इवन पैरिटी स्कीम फॉलो हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं ऑड है, ऑड मतलब एरर है, तो इसलिए इसको 1 लिखेंगे। फिर P2 के लिए P2 D3 D6 D7 चेक करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 1 है, ठीक है, तो ये तो इवन है, तो ये नो एरर है, ये एरर नहीं, नो एरर लिखिए, दिस इज नो एरर, नो एरर मीन्स 0। सिमिलरली P4 D5 D6 D7 हेयर ऑल्सो नो एरर, ठीक है, ये देखिए ना, और पूरा इवन में 1 1 1 1 4 1 है, यानी इवन है, नो एरर मीन्स 0। तो अब देखिए नीचे से ऊपर हम एरो लिखेंगे, ठीक है, तो नीचे से ऊपर यानी 0 0 1 0 0 1, यानी कि डेसिमल में 1, ये बाइनरी है और ये डेसिमल में 1 हो गया, यानी कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो गड़बड़ डेटा था, तो यानी फर्स्ट पोजीशन ये है, तो 1 की जगह पर 0 हो जाएगा, बाकी सब सेम रह जाएगा, यानी 4 टाइम्स 1 000, 4 टाइम्स 1 000। सिमिलरली ये सब भी आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन एक आया ही था, उसको आपको करना है। ये हो गया आपका, इसके बाद देखिए ये खत्म हो गया। अब देखिए बुलियन अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन, ये एक्सियम्स थ्योरम से ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है ना। लॉजिक डायग्राम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए के मैप में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है, जो ध्यान रखना है, वो आप याद रखिए। जैसे ये सब क्वेश्चंस हैं, सीधा मैं 4 वेरिएबल में आता हूं, तो 0 0 0 1 1 1 1 0 लिखना है, ये हमेशा याद रखिएगा, ना कि 1 0 1 1 लिखना है। सिमिलरली यहाँ भी 0 0 0 1 1 1 1 0 लिखना है, ना कि 1 0 1 1 लिखना है। इसको आपको याद रखना है। प्लस दूसरा चीज याद रखना है कि मीन टर्म एक होता है, एक मैक्स टर्म होता है। मीन टर्म में हमेशा 1 1 लिखते हैं और मैक्स टर्म में 0 0 लिखते हैं। मैक्स टर्म मतलब क्या हो जाएगा कि मैक्स टर्म का मतलब क्या होता है, पाई और कैपिटल एम ऐसे लिखा रहेगा, दिस इज आवर मैक्स टर्म। और मीन टर्म मतलब क्या होता है, सिग्मा और स्मॉल एम, दिस इज आवर मीन टर्म्स। तो दोनों में यही डिफरेंस है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो मीन टर्म्स की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ 1 1 1 1 लिखेंगे, मैक्स टर्म की बात करेंगे तो यहाँ 0 0 0 लिखेंगे। जो जो पोजीशंस आपको दिए हुए रहेंगे उस पोजीशंस पे आपको 1 1 लिखते जाना है। और जैसे यहाँ पे क्वाड बनाया है मीन टर्म्स में 0 to 8 10 को, तो 0 0 to 8 10, तो कैसे क्वाड बनाना है अपने को, जैसे ये सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल। तो इसमें देखना है कि ए का वैल्यू देखिए 0 यहाँ है, यहाँ 1 है, तो कॉमन नहीं है, अपने को कॉमन वाला लेना है। बी में यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यानी बी डैश हो जाएगा, तो ये देखो बी डैश हो गया। सिमिलरली अब यहाँ में देखिए 0 यहाँ है सी और यहाँ सी का वैल्यू 1 है, ये कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। अब ये डी ए देखिए दोनों में कॉमन है, 0 है, कितना है 0, तो इसलिए डी डैश लिए, तो बी डैश डी डैश लिए। यही चीज अगर आपको मैक्स टर्म का कहानी रहता तो उस केस में हम लोग सबसे पहले तो 1 की जगह पर 0 यहाँ लिखते, और यहां पर क्या हो जाता, बी प्लस डी हो जाता। ध्यान दीजिए इस चीज को, बी डैश डी डैश हो गया है, इसके जगह पर बी प्लस डी हो जाता अगर मैक्स टर्म रहता तो, ठीक है। अच्छा, अब क्वाड बनाने का जो तरीका होता है वो हमेशा क्या है, एक तो कॉर्नर्स वाले का क्वाड हम बनाते ही बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा, आजू बाजू में जितने भी चार रहेंगे वो सब हमारा क्वाड बनेगा ही बनेगा। तो क्वाड बनाने का यही तरीका है, ठीक। और ये भी कर सकते हैं, ये दो यहां से उठा लिए, ये दो यहां उठा लिए, ये दो यहां से उठा लिए, यहां से दो उठा लिए, तो भी क्वाड बनेगा। सिमिलरली यहाँ दो, मतलब आमने सामने वाला भी दो दो को मिला करके हम लोग क्वाड बना सकते हैं। तो क्वाड बनाने का यही तरीका है। अब एक जो प्लेयर, देखो यहाँ पे देखिए ये सबका क्वाड बनाया है और ये आपका क्वाड बन गया है, ठीक। हाँ, इसमें जो मुख्य चीज है वो आपको ये ध्यान रखना है कि
फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द ऑक्टेव। सबसे पहला प्रायोरिटी आपको ऑक्टेव को ही देना है, न कि क्वाड को या पेयर को देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑक्टेव, देन क्वाड एंड देन पेयर। ठीक है। और जो दूसरा चीज है ऑक्टेव का भी देखिएगा, तो ऑक्टेव भी ये 4 ऊपर का और 4 अगर नीचे का है तो बन सकता है। सिमिलरली यहाँ 4 और यहाँ 4 बन सकता है। ठीक, और बाकी तो आजू मतलब साथ वाले तो 8-8 का ये सब का तो बन ही सकता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आता है इसमें डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब ही है डोंट केयर, यू डू नॉट हैव टू केयर अबाउट द डोंट केयर, बट आपको उनको प्रायोरिटी देना है। केयर नहीं करना है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उनका हम यूज करेंगे। डोंट केयर इज जस्ट लाइक एक्स्ट्रा प्लेयर इन द क्रिकेट टीम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। बाकी आपको दाल भात पेप्सी उनको खाने दीजिए बिंदास टाइप से, ठीक है। अगर जरूरत है तो उनका आप यूज कीजिए, और नहीं तो पूरा मैच आप खेल लिए, उनकी जरूरत नहीं पड़ी तो उनको आप बैठ करके पेप्सी पीने दीजिए, खत्म। समझ रहे हैं? तो ये है डोंट केयर का केस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन 1 और 1 ये 2 जगह है, ठीक। तो ये 2 जगह से हमारा कुछ बन नहीं रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये डोंट केयर, ये डोंट केयर, यानी इन दोनों डोंट केयर का अगर हम यूज करते तो क्वाड बन सकता है, कॉर्नर स्क्वाड, तो हम कॉर्नर क्वाड को बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देना है अपने, जरूरत पड़ेगा तो हम इसका यूज करेंगे। अब जैसे इसमें देखिए इस क्वेश्चन में इस डोंट केयर का, ये देखो ये डोंट केयर को, इस डोंट केयर को हम लोग यूज नहीं किए। क्यों? क्योंकि हम उसका बिना यूज किए काम चला सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया, ये चारों का क्वाड बनाया गया, ये चारों का क्वाड बना, हम चाहे तो इसको भी लेकर के क्वाड बना सकते हैं, बट यू डू नॉट हैव टू केयर अबाउट द डोंट केयर एंड डोंट यूज द डोंट केयर इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी विदाउट डोंट केयर। अगर डोंट केयर आपके पास है भी फालतू का पड़ा हुआ और उसका यूज नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं यूज करने का। यहाँ पे देखिए डोंट केयर को यूज करना पड़ा तब हमारा ऑक्टेव बना है। तो ध्यान ये भी देना है, हम चाहते तो ये देखिए ऐसे बिना डोंट केयर का यूज करके क्वाड बना सकते हैं, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑक्टेव। पहला प्रायोरिटी आपको ऑक्टेव का देना है ना, पहला प्रायोरिटी ऑक्टेव का देना है। तो हम क्यों क्वाड बनाएंगे जब ऑक्टेव बन ही रहा है? तो ऑक्टेव अगर बनाने के लिए ऐसा भी केस हो सकता है कि जैसे क्वाड हम बना सकते हैं, लेकिन ऑक्टेव तब बनेगा जब डोंट केयर यूज होगा, तो हम उस समय डोंट केयर यूज करेंगे ना, उसका फायदा उठाएंगे। केवल पेप्सी फोकट के क्यों पिलाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि डोंट केयर का जब यूज पड़ेगा तो हम यूज करेंगे, और नहीं यूज रहेगा तो उसको छोड़ देंगे। यही मेन कोर कॉन्सेप्ट है इसका, इसको ध्यान में आपको रखना। अब जैसे यहीं पे देखो ये ऑक्टेव बन सकता है ना, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी एक पॉइंट वाला चीज है। एक तो ऑक्टेव, ये ऑक्टेव यहाँ बन गया, दूसरा हम चाहते तो ये बना सकते थे क्वाड, है ना, ये चारों का यूज करके। लेकिन अब हमारे पास 1 जब बचा ही नहीं है, 1 जब नहीं बचेगा तो उसके बाद यू डू नॉट हैव टू केयर अबाउट दिस डोंट केयर। इस डोंट केयर का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इनको। समझ में आ रहा है? आपको 1 को खपाना है किसी भी हालत में, तो 1 को आपने खपा दिया ये ऑक्टेव बना करके, और यहाँ आपने डोंट केयर का यूज किया भी, उसके बाद यहाँ डोंट केयर 2 बचे हुए, छोड़ दीजिए उनको, नहीं जरूरत है अपने को। ठीक है, ये इस चीज को ध्यान रखना, यही पॉइंट है जो आपको सारा, जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए, सारे पॉइंट्स को सारे क्वेश्चंस में एक तरह से आप सॉल्व करेंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो के मैप महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको एकदम ध्यान से रख के उसको बनाना ही बनाना है ना। अब जो महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वीन मैकक्लेस्की मेथड लिखा हुआ रहेगा या टेबुलेशन मेथड लिखा हुआ रहेगा, कुछ भी मेथड लिखा हुआ रहे आपको वही समझना है कि हमको यही बनाना है। बनाना क्या है इसमें वो ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है इस तरह का मीन टर्म्स दिए हुए हैं, तो मीन टर्म्स को क्या करना है, एज इट इज लिख डालना है। देखो यहाँ मीन टर्म्स लिखा गया M0 M2 3 6 ऐसे करके लिखते गए, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी नंबर को है लिख देंगे, लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनते जाइए सभी लोग, है ना।
अब इसके बाद क्या करना है, अपने को नंबर ऑफ वन काउंट करना है कि भाई किस में नंबर ऑफ वन कितना है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं 0 है नंबर ऑफ वन, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है अगेन 2 है ना, इसमें कितना है, इसमें 3 है, ठीक, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है अगेन 2 है, इसमें कितना है 3 है। तो आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है, क्या कि एक भी वन किसका नहीं, किसका है, तो एक भी वन देखिए इसका है 0 का, एक भी वन नहीं है। फिर एक ही वन किसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक, तो इन दोनों का ग्रुप बना दिया 2 और 8 का। अब उसके बाद दो नंबर ऑफ वन किसमें है, इसमें और इसमें है ना, तो इनका एक ग्रुप बन गया। उसी तरह से 3 किसमें है, इसमें है और इसमें है, इसमें है, तो इनका एक ग्रुप बन गया। ऐसे करके ग्रुप बना दिया आपने और उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, किसको किसको, जो आसपास वाले ग्रुप है उनके सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करना है। यू हैव टू फाइंड द सिंगल बिट डिफरेंस। सिंगल बिट डिफरेंस किसमें है, केवल उसी को आप पेयर बनाएंगे, और सिंगल बिट से ज्यादा अगर डिफरेंस है तो उसका पेयर नहीं बनाएंगे। जैसे 0 और 2 का एक पेयर यहाँ बनाया गया है, तो देखिए 0 2 में कंपेयर करके 0 0 सेम है, 0 0 सेम है, 0 1 डिफरेंट है, एक बिट डिफरेंस है, और यहाँ 0 0 सेम, यानी सिंगल बिट डिफरेंस। तो हमने क्या किया, एक पेयर बना दिया और क्या लिखा, 0 0 अंडरस्कोर 0, जिस भी बिट में डिफरेंस रहेगा उसमें अंडरस्कोर लिखेंगे। फिर 0 और 8 को कंपेयर करेंगे, तो अगेन देख रहे हैं ये पहला बिट जो है डिफरेंस है, यानी डैश मतलब अंडरस्कोर लिख दिया गया, ये डैश, और बाकी सब 000 है, 000 लिख दिया। अब इसके बाद इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ कंपेयर करना है, यानी कि सारे एलिमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करना है। तो करिए कंपेयर, और सिंगल बिट डिफरेंस देखिए किसका है, यानी 2 को 3 से, 2 को 6 से, 2 को 10 से, 2 को 12 से कंपेयर करेंगे। सिंगल बिट डिफरेंस रहेगा तो यहाँ पेयर बनाइए, नहीं तो नहीं बनाइए। सिमिलरली 8 को 3, 8 को 6, 8 को 10, 8 को 12 से कंपेयर कीजिए, एंड इफ देयर इज सिंगल बिट डिफरेंस देन यू हैव टू राइट इट डाउन by in paired, otherwise do not write that. Similarly ये ग्रुप के हर एक एलिमेंट को इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर कीजिए और यहाँ पर लिखिए अगर सिंगल बिट डिफरेंस है तो। इसके बाद अगेन ये ग्रुप को इस ग्रुप के साथ कंपेयर कीजिए और सिंगल बिट डिफरेंस देखिए। जैसे 0 to 8 10, 0 to 8 10 में देख रहे हैं कि 0 और 1 है, यानी ये डिफरेंट है, 0 लिख दिया, अंडरस्कोर लिख दिया। फिर 0 और यहाँ भी 0 यानी सेम है तो 0 लिख दिया, अंडरस्कोर और यहाँ अंडरस्कोर है तो यहाँ भी सेम है, तो अंडरस्कोर सेम है तो अंडरस्कोर देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है ना। और लास्ट क्या है, 0 और 0 सेम है, ये देखो सेम है तो 0 लिख दिया गया। यानी ये 0 to 8 10 जो है वो क्या है, सिंगल बिट डिफरेंस वाला है, तो उसका हम क्वाड हमने बना दिया। सिमिलर 0 8 को सबके साथ कंपेयर करिए, है ना, तो नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट को इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर कीजिए और सिंगल बिट डिफरेंस है तो यहाँ लिखिए। अब देखिए टिक कैसे लगता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 0 2 तो 0 को टिक लगाइए, 2 को लगाइए, 0 8 0 को लगा हुआ, 8 को लगाइए। सिमिलरली जितने भी हैं लिखे हुए हैं पेयर में सबको टिक लगा दीजिए, तो यहाँ आप देखेंगे सब टिक हो जाएंगे। अब यहाँ क्या करना है कि 0 2 तो 0 2 सेम क्वाड में है क्या अवेलेबल वो देखना है, तो है ही सेम क्वाड में है, टिक लगाओ। 0 8 सेम क्वाड में है, टिक लगाओ। अब देखो ये है 8 12, 8 12 है नहीं, 8 यहाँ है 12 है नहीं कहीं, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, नहीं टिक लगाएंगे। सिमिलरली 12 13 है ही नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद ए सारे टिक लग चुके हैं, ये बचा और ये दोनों भी बचा, तो हम इसको हम ए विथ गोला, बी विथ गोला, सी विथ गोला एंड डी विथ गोला लिख देंगे। ए बी सी डी के अलावा दूसरा टर्म भी लिख सकते हैं, वो आपका ऊपर है, ठीक। तो इसको लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल बनाएंगे। प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल में क्या करना पड़ेगा, दीज आर कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। कौन कौन सा, ए बी सी एंड डी। तो देखो प्राइम इम्प्लीकेंट में ए मींस 8 12,
तो 8,12 देखो हमने लिख दिया है 8,12, ठीक है। कोई आया हुआ लगता है, देखो इन लोग साहब लोग एक एक घंटे बाद ज्वाइन कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है भाई। 8,12 लिखा गया। 8,12 में अब यहां देखिए 1_00, तो 1 मतलब क्या था, ए था, अंडरस्कोर को छोड़ दीजिए, सी 0 है यानी सी डैश, डी 0 यानी डी डैश, ए सी डैश डी डैश, 8,12 इसको लिख दिया गया। उसी तरह से बी को लिखना है तो 12,13 लिखा गया, ए बी सी डैश, ए बी सी डैश। उसी तरह से 0 to 810 यानी बी डैश और डी डैश, तो देखो आप यहाँ बी डैश डी डैश आ गया। फिर एक लास्ट जो है प्राइम इम्प्लीकेंट 2 3 6 7 ए डैश सी, तो देखिए यहाँ पर ए डैश सी। अब यहाँ करना क्या है प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल में, यहाँ देखिए जितने भी प्राइम इम्प्लीकेंट्स आपको दिए, सॉरी जितने भी टर्म दिए हुए थे मिन टर्म्स, वो सब टर्म को लिखा गया। क्या क्या दिए हुए थे 0 2 3 6 7 8 10 12 13 यहाँ लिख दिया गया 0 2 3 6 7 8 10 12 13। और ये जो टर्म है, जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स वाले टर्म है 8 12, तो 8 को क्रॉस करो, 12 को क्रॉस करो, उसी तरह से 12 को क्रॉस करो, 13 को क्रॉस करो, सब को क्रॉस क्रॉस करते जाओ। और फिर देखिए कॉलम सर्च कीजिए कि कौन सा ऐसा कॉलम है जहां पे सिंगल क्रॉस है, तो देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। और जहां जहां ये किया गया है, टिक लगाया गया है, उसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स को देखिए। तो क्या है 0, ये क्या है 3, ये क्या है 6, ये क्या है 7, ये क्या है 10, ये क्या है 13। तो अब इन सारे मिन टर्म्स को यहां क्या करो, स्टार विथ गोला कर दो। जैसे 0 है, 0 सर्च करो कहाँ, यहाँ पे, तो ये हो गया स्टार विथ गोला। अब क्या है 3 देखो ये स्टार विथ गोला कर दिया। इस तरह से 6 यही है तो है ही ऑलरेडी, ऐसे करके कर दिए। तो आप देखेंगे 3 जो है टर्म ये हमारे क्या आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एंड दिस वुड बी आवर आंसर, यही हमारा आंसर आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो ये तो बिना डोंट केयर वाला क्वेश्चन है, अगर डोंट केयर वाला रहेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करेंगे, इन सबको जैसे लिखते हैं उसी के जस्ट 8 11 31, तो देखिए ये तीनों टर्म्स को उसी के नीचे लिख दिया गया, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमारा पहला यूनिट जो है हमने खत्म कर दिया। फर्स्ट यूनिट आपको ऐसे ही करना है, और जो जो मैंने टॉपिक बताया उसको अच्छे से पढ़िए घर जाकर के। बताइए फर्स्ट यूनिट ठीक लगा, सबको समझ में आ गया? अब किसी को और कोई डाउट है फर्स्ट यूनिट का तो बताइए। किसी को डाउट है तो बताइए, 2 मिनट बाद हम लोग फिर से सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। अभी चैट बॉक्स में लिखिएगा, बोलिए नहीं कोई, चैट बॉक्स में लिखिए अगर किसी को कुछ डाउट है तो उसके बाद हम लोग 3 मिनट बाद 4 मिनट बाद चालू करते हैं सेकंड यूनिट, ठीक है।
अपूर्वा तिवारी है क्या यहाँ जुड़ी हुई? अपूर्वा तिवारी है क्या? अपूर्वा तिवारी है क्या जुड़ी हुई? नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट यूनिट। एक मिनट ना। सेकंड यूनिट में बहुत सारे लोगों को डाउट है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो हम लोग उसका देखते हैं। ये वाला हो गया खत्म। अब कौन आया भाई इतना लेट में? आदित्य साहू क्या है यार, हम लोग महान आत्मा है। देखो यूनिट 2 में क्या आता है या क्या नहीं आता है उसको दिखाता हूँ मैं। ये है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये तो ये देखो। अब देखो इंटरफेसिंग भी आया है वैसे इसमें, है ना। 2019 वाला ये क्वेश्चन है। इसमें देखो बोल रहा है ना प्रोपगेशन डिले, नॉइज मार्जिन, फैन आउट। तो वो जो मैंने सारे प्रॉपर्टीज बताए थे वो तो मैंने आपको बोला था कि आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो उसको तो आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछा है लेकिन जनरली ना ज़्यादा नंबर में पूछता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको आप रट ही लीजिएगा, ठीक है। उसको करना ही करना है। CMOS टू TTL एंड TTL टू CMOS इंटरफेसिंग, ये जो है आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे अनुसार। लेकिन फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है तो इसको करना ही रहेगा आपको, ठीक। एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, तो सबका आंसर एक एक चीज लिखना है आपको। रिक्वायर्ड क्या होता, क्यों होता है इंटरफेसिंग की, क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम चाहते हैं हाईली एफिशिएंट लॉजिक फैमिली डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई भी टास्क को परफॉर्म करना है तो कोई सिंगल, जैसे सपोज दैट प्रोजेक्ट ही कोई बनाना है या सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 लोग का या 3 लोग का ग्रुप बनाते हैं कि भाई 3 लोग 4 लोग मिल करके अगर उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा। आवाज आ रही है ना सबको? हेलो? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। तो अगर 4 लोग 3 लोग मिल करके कोई ग्रुप प्रोजेक्ट को बनाएंगे या सॉफ्टवेयर को बनाएंगे तो उससे क्या होगा, इजीली बन जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सबका अलग अलग दिमाग है, ठीक है। कोई कुछ दिमाग दे रहा है, कोई कुछ दिमाग दे रहा है, कोई कुछ दिमाग दे रहा है, तो सबका दिमाग को एक साथ असेंबल करके और तब हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में लगा रहे हैं। यानी कि वो निश्चित रूप से इफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलप होगा या प्रोजेक्ट डेवलप होगा, राइट। और टाइम भी कम लगेगा, ठीक। सिमिलरली हमारा इसके साथ भी होता है, इंटरफेसिंग के साथ भी, कि क्या होगा कि कोई भी लॉजिक फैमिलीज हम बनाना चाह रहे हैं तो वो हम चाहते हैं कि
हाइब्रिड स्टाइल में बनाए, ताकि दो लॉजिक फैमिलीज मिल करके एक इफिशिएंट हमारा लॉजिक फैमिलीज बन पाए। ठीक, तो उस केस में लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जैसे कोई ग्रुप ही बनाते हैं तो किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कोई बहुत शांत है, जैसे फ्रेंड लोग का आप लोग ग्रुप बनाते हो ना, तो कोई जल्दी गुस्सा करने लग जाता है, कोई जो है सो बहुत शांत है, तो जो जल्दी गुस्सा कर रहा है और जो शांत है, शांत वाला क्या उसको मनाता है, करे भाई रहने दे ना, क्या दिक्कत है, ऐसे टाइप से, है ना, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करता है। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, इस टाइप से जो है क्वालिटी सबके अंदर अलग अलग होता है। सिमिलरली यहाँ भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज की अलग अलग क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे हम जिसके साथ जिसको हम ये कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, तो अब दूसरे ग्रुप को क्या है कि जैसे सपोज दैट मैंने एग्जांपल भी बताया था आप लोग को, अगर याद होगा तो, कि जैसे ये आपका लॉजिक फैमिलीज एक है ना, दूसरा लॉजिक फैमिलीज ये है, तो इस लॉजिक फैमिलीज को चलने के लिए, ड्राइव करने के लिए क्या होगा, जितना भी करंट और वोल्टेज पैरामीटर, दो पैरामीटर जनरली लिया जाता है, तो करंट और वोल्टेज पैरामीटर जितना भी इसको चलने के लिए चाहिए, वो ये अगर प्रोवाइड कर पाया तब तो ठीक है, अगर ये नहीं प्रोवाइड कर पाया तो क्या होगा, हम एक क्या करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर रजिस्टर या कुछ ना कुछ लगाते हैं, और उसी को हम लोग इंटरफेसिंग बेसिकली बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे पुल अप रजिस्टर हो गया या कुछ भी डायोड, कुछ ना कुछ लगाते हैं, ताकि इसको क्या करता है, करंट और वोल्टेज के वैल्यूज को बढ़ा देता है, मीन्स इसका आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट क्या बढ़ा देगा, ताकि इसको जितना मिलना रहे मिल जाए। लेकिन अगर इसको जितना चाहिए उससे ज्यादा ही ये प्रोवाइड अगर कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, किसी इंटरफेसिंग की जरूरत है नहीं। तो वही मेन कॉन्सेप्ट है इंटरफेसिंग का। अब देखिए यहाँ पे टीटीएल, इन टोटम पोल आउटपुट अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो जनरली पूछता है टोटम पोल आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इसके अलावा ऑपरेशन ऑफ सीमॉस, नैंड गेट, नॉर गेट एंड इन्वर्टर, ये तीनों में से कोई ना कोई एक हर बार पूछता है। अब देखिए नेक्स्ट इसका देखिए ये मैंने बताया था, डिफरेंस भी मैंने बताया था कि डिफरेंस पूछा जा सकता है ना, सारे लॉजिक फैमिलीज में। ठीक, आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल, ईसीएल, इसमें जो है सो आपको डिफरेंस पूछा है, जो डिफरेंस का भी बता दिया है कि इसी बेसिस पे आपको डिफरेंस करके बताना है। ठीक, अगर सपोज दैट क्वेश्चन आता है कि कंपेयर करो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर इस बेसिस पे आपको याद नहीं भी है, किसी भी बेसिस पे आप डिफरेंशिएट लेके कर ही देना, ब्लैंक नहीं छोड़ना है कॉपी, हमेशा याद रखिए, कॉपी ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको, लिख करके ही आना है कुछ ना कुछ। ठीक, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, with the help of neat diagram explain the working of CMOS inverter, CMOS NOR gate। देखिए इट लिस्टेड क्वेश्चन, यहाँ देखिए टीटीएल सर्किट विद टोटम पोल आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, और क्या है, पीएलए एंड, ये गड़बड़ लिखा है, पीएलए एंड पाल होगा यहाँ पर क्वेश्चन, चलो ठीक है, जो भी है पीएलए एंड पाल। ये तो आपने देखा यहाँ इस यूनिट से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है, टोटम पोल आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, सीमोस इन्वर्टर, नॉर गेट और नैंड गेट, और एक पीएलए पाल, और ये जो कंपैरिजंस वगैरह है ये सब। तो हम अभी यही सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ये उसको रट डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसीज जो है आप इसको रट डालिए, मैं बोल रहा हूं एकदम आज से रटना चालू कर दीजिए इन क्वेश्चंस को, मतलब ये वाला टॉपिक को पूरा घोट जाइए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से, सबको ये पूरा रट डालो, मतलब रट डालो, मैं बोल रहा हूँ। और किसी चीज को रटने नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ चीज मैंने रटने बोल रहा हूँ, तो इसमें से ये रटने वाला चीज रटो, इसको एक एक चीज रट डालो, घोट डालो इसको, रोज जो है सो इसको कम से कम एक एक बार दो बार बोलो तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए आरटीएल का नॉर गेट, हम आरटीएल बताते हैं आपको। आरटीएल का नॉर गेट में कुछ नहीं है, दो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, T1 एंड T2 ट्रांजिस्टर। ठीक, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको इनपुट्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, ए और बी। अब नॉर गेट है तो ए प्लस बी का होल डैश रहेगा, आउटपुट यहाँ से आएगा। ठीक, वीसीसी यहाँ पे है, यानी आउटपुट वोल्टेज यहाँ से, इनपुट्स हम देंगे यहाँ, सपोज दैट 0 0 यहाँ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर दोनों अगर ऑफ हो गया तो वोल्टेज करंट यहाँ से आएगा,
तो क्या होगा, इसको हाई कर देगा क्योंकि यहाँ तो कट ऑफ है पूरा। तो यहाँ से जो भी करंट आएगा वो आइदर यहाँ से आकर के ग्राउंड हो या यहाँ से ग्राउंड हो। तो ग्राउंड होने के लिए क्या है, इन दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर एक क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, तभी तो ग्राउंड कराएगा। तो एक भी ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसको ग्राउंड कर देगा, ठीक, और आउटपुट को क्या कर देगा, लो कर देगा। तो देखिए आप यहाँ पे एक भी इनपुट जो है हमारा हाई है, देखिए, तो उस केस में आउटपुट क्या है हमारा, लो हो जा रहा है और बाकी हाई। एक मिनट में एक फोन आ रहा है, आपको ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं आरटीएल क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। फिर देखिए डीटीएल, डीटीएल में क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना है आपको। देखिए आप यहाँ ध्यान देंगे अगर, तो डीटीएल बेसिकली क्या है, नैंड गेट के लिए यहाँ पर बनाया गया है, नॉर के लिए बनाया जा सकता है, नैंड गेट के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ये सब जो है सो आपके डायोड से डीए, डीबी, डी1, डी2 और टी ट्रांजिस्टर है। आपको देखना है इसमें भी अगेन हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर यहाँ पाथ मिल जाता है, पाथ अगर ग्राउंड होने के लिए मिल जाता है तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और अगर पाथ नहीं मिलता है तो उस केस में आउटपुट हाई होता है, ठीक। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें भी थोड़ा सा एक चीज याद रखने वाला चीज ये है, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जैसे ये जो डीए डीबी बना हुआ है, इसमें अगर लो इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। इसमें भी लो रहेगा तो भी फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, लेकिन अगर ये हाई है तो उस केस में रिवर्स बायस है। तो आप ये जो तीनों केस में आप देख रहे हैं कि एक भी लो है ना, कोई भी एक लो है, तो क्या हो रहा है, उसको कर क्या रहा है कि दोनों में से एक कोई ना कोई एक डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में चल जा रहा है। तो फॉरवर्ड बायस में जाने की वजह से सारा करंट जो यहाँ से जो निकल रहा है ना, वो पूरा यहाँ खींच ले रहा है, और इधर इस तरफ जो है सो करंट जाने दे ही नहीं रहा है कि D1 D2 या ट्री ट्रांजिस्टर को ऑन कर सके। तो ये तीनों केस में क्या हो रहा है, इनको क्या कर दे रहा है कि ऑफ स्टेट में कर दे रहा है, और ऑफ स्टेट में करने के कारण यहाँ क्या पूरा कट ऑफ मोड में चला जाएगा। तो कट ऑफ मोड में जा रहा है तो करंट जो भी आएगा यहाँ जाएगा और वोल्टेज जो है सो यहाँ पे हाई हो रहा है।
तो वोल्टेज हाई होने का मतलब क्या हो गया, आउटपुट हाई हो गया। इसीलिए तीनों केस में क्या है, आउटपुट हाई हो गया। लेकिन एक लास्ट केस जो है सो हाई हाई का केस है, यानी ये हाई हाई होने से क्या है, दोनों रिवर्स बायस में चला जा रहा है, यानी करंट अब जो है क्या कर रहा है, इधर चला जा रहा है। और यहाँ करंट चला जाने से क्या होता है कि सबको ऑन कर दे रहा है, और इसके ऑन होने से यहाँ पे अब क्या है, जो भी वोल्टेज आया है यानी करंट जो है ग्राउंडेड हो जा रहा है। करंट ग्राउंड हो जाने से वोल्टेज को लो कर दे, यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है दूसरा चीज। तो इसको आपको ध्यान रखना है डीटीएल के लिए, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख देंगे। अब टीटीएल में ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, स्पीड भी अच्छा होता है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक, इसके जो है ओपन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और टोटम पोल आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और एक क्या होता है, 3 स्टेट। तो देखिए जनरली आप देख रहे हैं कि टोटम पोल ही पूछ रहा है, लेकिन और इसको ये तीनों को आप याद रखिएगा। ठीक, तो मैं ये दोनों डिस्कस अभी भी कर रहा हूँ, आपको ट्राई स्टेट वाला पहले भी दिया गया है, तो उसको आप याद रखिएगा, है ना। तो देखिए ओपन कलेक्टर हो या टीटीएल हो, दोनों में डिफरेंस मात्र क्या है, एक एक्सटर्नल रजिस्टर का है। यहाँ क्या है, एक्सटर्नल रजिस्टर लगाया गया, और यहाँ क्या किया गया है, ये देखिए ट्रांजिस्टर विद डायोड लगाया गया है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, और कुछ नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, ये वाला जो है T1 ट्रांजिस्टर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस वन। ये देखिए T1 ट्रांजिस्टर इज इक्विवेलेंट टू डायोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। यहाँ आप देख रहे हैं अगेन वही सिचुएशन हो रहा है कि अगर लो और लो भेज रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, यानी कि T1 ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। तो देखो वही केस यहाँ पे हो गया कि कोई भी एक इनपुट अगर लो है, कोई भी एक इनपुट लो है, तो उस केस में क्या कर दे रहा है, T1 ट्रांजिस्टर को ऑन कर दे रहा है, और T1 ट्रांजिस्टर के ऑन होने से मैक्सिमम करंट का फ्लो कहाँ हो जा रहा है, इसी तरफ हो रहा है। ठीक, यानी यहां भी जा रहा है करंट, बट उतना करंट नहीं जा रहा है कि T2 और T3 को ऑन कर सके। दैट्स व्हाई इन दीज 3 केसेस T2 एंड T3 आर ऑफ। देख रहे हैं आप, ये जो दोनों ऑफ है तीनों केस में। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा पूरा ये कट ऑफ मोड में चला जा रहा है, यानी कि हाई वोल्टेज यहाँ पे शो कर दे रहा है, यानी ये देखो एच शो कर दिया। लास्ट केस जो है हाई हाई का केस है, उस केस में क्या हो रहा है कि आपका T1 ट्रांजिस्टर ये ऑन नहीं है, ध्यान दीजिए ये ऑन नहीं है, मैंने बताया था क्लास में भी, ये ऑफ हो जा रहा है इसमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस में चला जा रहा है, तो रिवर्स बायस के चक्कर में क्या है, इसको ऑफ कर दे रहा है T1 को, और T1 को ऑफ कर देने से सारा करंट जो है सो T2 और T3 के पास जा करके, यानी T2 T3 को ऑन कर दे रहा है, और उसके कारण क्या हो गया, हमारा आउटपुट लो हो जा रहा है। ठीक, तो इस चीज को अपने को ध्यान देना था। ठीक, अब इसी को, ये पूरा जो मैंने कहानी सुना है सब कुछ टोटेम पोल में भी आपको लिखना है। ठीक, बस केवल ये और एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर देना कि दोनों में डिफरेंस ये है कि T4 और T3 जो है, मैंने T4 इसमें ट्रांजिस्टर एक ऐड हो गया है, लेकिन इसमें रजिस्टर रहता है, एक्सटर्नल रजिस्टर रहता है। तो T4 ऐड होने से अब क्या होता है, टोटेम पोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बार T4 और T3 में से कोई भी एक ऑन रहेगा एट ए टाइम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे T3 और ये T4 है, बेसिकली यहाँ पे T4 लिख देना। T3 T4 में से जब भी ये ऑफ है तो ये ऑन है, ऑफ है तो ऑन है, ऑफ है तो ऑन है, ऑन है तो ऑफ है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। ये आपका टोटम पोल आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अब देखो डिफरेंस बिटवीन वेरियस लॉजिक फैमिली, इसको भी मैंने बोला था आपको रटना है, मतलब रटना है, तो इसको पूरा रट लीजिए। ठीक, अब देखिए मॉसफेट सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये, और पीएलए एंड पाल एकदम फोकट का नंबर होने वाला है। ठीक, और इसको लीजिए, मैं तो बोलता हूं बिल्कुल लीजिए, आप लोग नंबर उठाइए इससे। ठीक, इसको बनाना कैसे है तो ध्यान दीजिए कि इसमें PMOS जो होता है, PMOS में हमेशा करंट जो है फ्लो कहां से करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन फ्लो करता है, और NMOS में जो होता है डेस्टिनेशन टू सोर्स फ्लो करता है, सॉरी ड्रेन टू सोर्स फ्लो करता है, और यहाँ जो है PMOS में सोर्स टू ड्रेन करता है। ठीक, ड्रेन मतलब नाला समझ लीजिए, सोर्स का मतलब बोल समझ लीजिए कि अंडरग्राउंड वाटर। ठीक, ऐसा है। अब देखिए
कि पी मॉस को हम रिप्रेजेंट आइदर करंट का फ्लो के फॉर्म में कर सकते हैं या ऐसे ट्रांजिस्टर विथ अ बबल ऐसे भी शो कर सकते हैं, और बिना बबल वाला एन मॉस रहेगा। तो पी मॉस मतलब बबल के साथ और एन मॉस मतलब बिना बबल के साथ। बबल के साथ का मतलब नॉट की तरह काम करेगा और ये नॉर्मल की तरह काम करेगा एन मॉस। तो आप ध्यान दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री मॉस यानी कि सी मॉस जो होता है उसमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, वीडीडी उसके बाद पी मॉस फिर आउटपुट फिर एन मॉस देन ग्राउंड, यही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ठीक, अब हम सीमोस इन्वर्टर जो हिट लिस्टेड टॉपिक है, करना क्या है बहुत सारे लोग क्या किए हैं अभी CT2 मैंने देखा उल्टा बना दिए। ऐसा नहीं बनाना है बेटा, एकदम ध्यान से आप देखिए इसको और याद रखिए उस चीज को। मैंने बोला ही था कि आपको ना याद रखना चाहिए, है ना, कि ऊपर में पीमोस नीचे में एनमोस। पीमोस का मतलब ही है कि गोला, एनमोस का मतलब विदाउट गोला, है ना। तो देखिए इन्वर्टर करना है, 2 ट्रांजिस्टर बनाइए, सीधा सीधे VDD लिखिए, पीमोस बनाइए, उसके बाद आउटपुट शो कीजिए, एनमोस लिखिए, फिर ग्राउंड लिखिए। आप दोनों को शॉर्ट कर दीजिए इनपुट्स को, ये हमारा सिंगल इनपुट हो जाएगा, ये हमारा इन्वर्टर बन गया, दैट्स ऑल, खत्म। ये बनाइए और उसके बाद यहाँ पर ऑन ऑफ जो होता है सिस्टम वो आप देख लीजिए कैसे करेंगे। कि जैसे लो इनपुट प्रोवाइड किए, तो ये तो हमारा नॉट गेट की तरह है, ठीक है। तो 0 आया तो ये क्या कर जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 0 आया तो 0 ही रहेगा, यानी कि 0 रह गया मतलब ये ऑफ हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ऑन ऑफ होता है। और ज्यादा आप दिमाग लगाइए ही नहीं कैसे क्या होगा, हर जगह वही देखना है। अगर ये कट ऑफ मोड में चला गया यानी कि वोल्टेज को हाई कर देगा ये, है ना, और अगर ये कट ऑफ मोड में नहीं गया यानी कनेक्शन है, पाथ बन रहा है, यानी ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड होने से आउटपुट को लो कर देगा। वही रामबाण है, हर जगह यूज करना है आपको। ठीक, दूसरी बात, इन्वर्टर है, इन्वर्टर का ट्रूथ टेबल तो आपको आता ही, तो ट्रूथ टेबल एज इट इज लिखिए ना, कि लो है तो हाई हो जाएगा, हाई है तो लो हो जाएगा। अब आपको ये दिख ही रहा है कि ट्रांजिस्टर मैंने सपोज दैट एल इनपुट जो है सो लो दे रहे हैं, तो ये हमारा हाई ऑन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो दिख रहा है तो उसको आप टेबल को बनाइए और डिस्क्राइब कीजिए, खत्म, और कुछ नहीं। नैंड गेट को देखिए, नैंड गेट में क्या करेंगे, दो अपना पी मॉस जो होगा दैट वुड बी इन पैरेलल एंड एन मॉस हमेशा सीरीज में रहेगा। इसी को तो याद रखना बस, और कुछ नहीं करना है। इसके इनपुट, है ना, और इसके एक ट्रांजिस्टर का इनपुट दोनों को शॉर्ट कर दिए, दूसरे ट्रांजिस्टर का इनपुट और यहाँ के दूसरे का इनपुट को शॉर्ट कर दिए, ए बी इनपुट चला गया। और अब आपको देखना है सपोज दैट लो इनपुट दिए, तो लो दिए तो ये वाला क्या कर देगा, हाई कर देगा, यानी ऑन कर देगा। यहाँ भी लो अगर पहुंचा है तो क्या हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा। लेकिन इसमें लो का मतलब ऑफ और इसका मतलब भी ऑफ होगा। तो यही बस आपको लिखना है, इस तरह से आपको टेबल बनाना है और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखना है। ये क्या है आपका नैंड गेट है। कुछ लोग उल्टा ही बनाए हैं, नैंड गेट को नॉर गेट बना दिए, नॉर गेट को नैंड गेट बनाया है। नंबर में दे दिया हूँ, बांट दिया हूँ, बट एग्जाम में ध्यान रखिए आप, ये देखना है कि नैंड गेट मतलब पी मॉस पैरेलल में रहेगा और एन मॉस सीरीज में रहेगा, और नॉर गेट में उल्टा हो जाएगा, पी मॉस सीरीज में रहेगा और एन मॉस पैरेलल में रहेगा। तो इसमें नंबर दिया हूँ लेकिन मेन एग्जाम में नहीं मिल पाएगा नंबर। तो ट्रूथ टेबल आपको तो बन सकता है ना, नैंड गेट, ये आपका क्या है, नैंड गेट है, तो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल पता है आपको कि एक भी अगर लो रहेगा तो उस केस में हमारा हाई आउटपुट होगा, और दोनों इनपुट अगर हाई है तो लो ही इनपुट आएगा, हो गया। नॉर गेट में क्या है, पी मॉस पैरेलल में रहेगा, ये एन मॉस सीरीज में रहेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाले को ज्वाइंट कर दिए, सिमिलरली ये वाला और ये वाला को ज्वाइंट कर दिए, यहाँ आप दे दिए ए इनपुट और यहाँ दे दिए बी इनपुट, हो गया। ये आपका नॉर गेट है, ठीक है। उसी तरह से आप ये ट्रुथ टेबल बना देंगे, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल तो पता ही है। इंटरफेसिंग में बता दिया हूँ, इंटरफेसिंग को ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। अब आती है बात पीएलए एंड पाल की। तो देखिए पीएलए पाल की देखते हैं। पीएलए एंड पाल हमारा लॉजिक डिवाइस, फिक्स्ड लॉजिक डिवाइस होता है और प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल में पीएलए एंड पाल दो तरह के होते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। देयर इज लिटिल बिट कंफ्यूजन, है ना। कंफ्यूजन क्या है कि दोनों एक ही टाइप का दिखता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पीएलए जो होता है उसमें और प्लेन एंड प्लेन दोनों प्रोग्रामेबल होता है। फिर मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आप लोग गलत किए हैं, फिर भी मैं नंबर दिया हूँ, गलत करने के बावजूद भी। मैं देख रहा था कि मतलब आप गलत किए हो, फिर भी नंबर मेरे को मजबूरी में देना पड़ा कि अब क्या करना है, दे दिया भाई, है ना। लेकिन एग्जाम में शायद नंबर नहीं मैं दे पाऊंगा, है ना।
तो ये बता रहा हूँ आपको। तो प्रोग्रामेबल करने का मतलब ये है, और प्लेन और एंड प्लेन, सॉरी ये दिस इज एंड प्लेन, दिस इज और प्लेन, दोनों प्रोग्रामेबल करने का मतलब ये जितना लाइन यहाँ है, जैसे 1 2 3 4, तो 4 लाइन यहाँ खींचे, 4 लाइन यहाँ खींचे, और जिसको जिसको क्वेश्चन में दिया हुआ ज्वाइंट करने का वो ज्वाइंट करना, और कुछ नहीं करना है ना। उसी तरह से और प्लेन में भी आपको ऐसे ही करना है। तो दोनों प्रोग्रामेबल होना चाहिए, लेकिन अगर पीएएल है तो पीएएल जो होता है उसमें और प्लेन प्रोग्रामेबल रहेगा, लेकिन एंड सॉरी एंड प्लेन प्रोग्रामेबल रहेगा, और प्लेन फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड करने का मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि 4 लाइन सब में आ रहा है ना, एक ही लाइन जैसे यहाँ है। ठीक है, ये है आपका पीएल एंड पार्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो बताइए जल्दी से। किसी को डाउट? anyone is having any sort of doubt then ask me please, चैट बॉक्स में लिखिए अगर डाउट है तो। 2 मिनट बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। नहीं है डाउट किसी को? नो सर। ओके, अब देखिए यूनिट नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। अच्छा, यूनिट नंबर 2 में एक साइड टॉपिक है एफपीजीए। ये नोट्स प्रोवाइड किया गया है आपको एफपीजीए का, इसको पढ़ लेना है ना, लिखा हुआ है, याद करके उसके बाद लिख देना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एफपीजीए किया हुआ है क्या, बताइए, यस और नो? तो ये वाला आपके पास गया है कि नहीं गया है पता नहीं, मैं शायद भेज चुका हूँ, मेरे को याद है, गया है ना? जी यस सर जी। हाँ ठीक है, चलो अब देखो यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है आपका, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यूनिट नंबर 3 में देखो ऐसा कुछ फिक्स रहता नहीं है, लेकिन जैसे ये है 4 बिट लुक अहेड कैरी एडर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कॉम्परेटर होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फुल एडर यूजिंग 4:1 मार्क्स है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये तो सेम होगा शायद, मेरे को लग रहा है ये सेम है। इसका यूनिट 3 का नहीं दिख रहा है, छूट गया है क्या, ये कौन सा है? 2019 है क्या? एक मिनट, 2019
ये देखिए यूनिट 3 का ये क्वेश्चन, हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट ओनली। ठीक, फिर है बीसीडी नंबर सर्किट, बीसीडी का डिस्कस करना है, बीसीडी नंबर का, एडिंग बीसीडी नंबर। तो ये सर्किट बीसीडी ऐड, देखो सर्किट फॉर एडिंग बीसीडी नंबर, यानी बीसीडी एडर आपको डिस्कस करना है, कंपैरेटर डिस्कस करना है। ठीक है, और फिर बोलता है कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर को यूज करके इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आपको वही चीज है, इम्प्लीमेंटेशन आपको पता होना चाहिए, कंपैरेटर सर्किट होना चाहिए पता, बीसीडी एडर होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसमें मैं कुछ कुछ आज यूनिट 3 तक ही डिस्कस करूंगा, तो देखता हूँ कल या परसों अगर हो पाएगा तो कुछ और कर दूंगा। तो इसमें ये सब बताने की जरूरत है नहीं, मेरे को लगता है सीधा मैं इसमें आऊंगा। लिखना कैसे उस चीज को आपको देखो ये टॉपिक मैं दिया था ऑलरेडी, है ना, तो ये आप बना चुके हैं, तो उसको आप असाइनमेंट मैंने दिया था, तो असाइनमेंट वाला आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मेन एग्जाम में। तो ये है आपका लुक अहेड कैरी एडर, यही फास्ट एडर में बोला जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, जनरली ये पूछ सकता है। तो इसमें आपको बस लिखना यही है कि दो फंक्शन यूज करते हैं, कैरी जनरेट और कैरी प्रोपोगेट फंक्शन। जिसमें कैरी जनरेट फंक्शन जो होता है वो बेसिकली सीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन ए डॉट बी होता है। कैरी प्रोपोगेट में ए प्लस बी भी लिखते हैं, कहीं कहीं ए एक्स और बी भी लिखा जाता है। ठीक, आपको फिर क्या बना देना है, ये वाला डायग्राम बना देना है जिसमें क्या किया गया है, फुल एडर का रिप्रेजेंटेशन किया गया है इसमें। ठीक है, तो फुल एडर का रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब ये हो गया कि फुल एडर को ये रिप्रेजेंट किया गया है, हम लोग क्या है सम के फॉर्म में एक्स और बी एक्स सीन लिखते हैं सम, और ये जो हमारा सी आउट जो होता है, सी आउट को ही हम सीजी और सीपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए बेसिकली। सीजी मतलब ए डॉट बी और सीपी मतलब ए एक्स और बी। ठीक है, तो चूंकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, इसलिए ऐसा हमने किया है। अब पहले फुल एडर को, मतलब एक्चुअल में क्या करना था, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये देखो 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर में कि इस फुल एडर को जब तक यहाँ से सी आउट जनरेट होकर आएगा नहीं, तब तक ये आउटपुट जनरेट नहीं कर सकता, है ना। सिमिलरली इस फुल एडर को भी वही चीज है, यहाँ से जब तक नहीं आएगा सी आउट, तब तक ये कहाँ से सम क्रिएट करेगा, ये सी आउट जनरेट करेगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है, कैरी डिले प्रोपोगेशन डिले का प्रॉब्लम आता है, तो डिले हो जाता है। तो इस कारण से क्या करते हैं, कैरी जनरेट वाला लफड़ा ही खत्म कर दिए हैं, कैरी आउट का सी आउट का लफड़ा ही खत्म कर दिया, उसको कैरी जनरेट और कैरी प्रोपोगेट फंक्शन में हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सी आउट 0 निकालेंगे, इसके लिए सी आउट 1 निकालेंगे, सी आउट 2 निकालेंगे, सी आउट 3 निकालेंगे, और वो एक्सप्रेशन सीजी और सीपी के फॉर्म में होगा या ए और बी के टर्म में होगा। तो क्या हो गया, हमारा प्रीवियस जो फुल एडर है उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या किया गया है कि एफ ए 0 फुल एडर के लिए सी आउट को सी जी 0 प्लस सी इन 0 सी पी 0 लिखा गया है, यानी ए वाला इक्वेशन में सी आउट 0 सी जी 0 सी इन 0 सी पी 0 लिख दिया गया। अब एफ ए 1 के लिए, मतलब पहला फुल एडर के लिए यही एक्सप्रेशन लिख करके खाली हर जगह 1 लिख दिया गया। ठीक, और एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं कि सी इन 1 सी आउट 0 के बराबर है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे सी इन 1, देखिए सी इन 0 ये है, सी इन 1 यहाँ पे है जो इनपुट के रूप में इसको आ रहा है, एंड दिस इज आवर सी आउट 0। तो आप ध्यान दीजिए सी इन 1 वही है जो सी आउट 0 है, तो दोनों सेम है। तो उस चीज को ही यहाँ लिखा गया है कि सी इन 1 इज इक्वल टू सी आउट 0, सी इन 1 चला गया, सी इन 1 इज इक्वल टू सी आउट 0। ठीक, तो अब सी इन 1 की जगह पर सी आउट 0 का वैल्यू पुट किया गया, और वो सी आउट 0 कहाँ है, ये वाला। तो पुट करने के बाद देख रहे हैं सी आउट 1 का वैल्यू आया सीजी और सीपी के फॉर्म में। अगेन सीजी एंड सीपी क्या है, ए और बी के टर्म में है, तो इसलिए सी आउट 1 डज नॉट डिपेंड अपॉन द कैरी आउट ऑफ द प्रीवियस फुल एडर, हियर इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द ए एंड बी फंक्शन, दैट्स व्हाई ये इसका एडिशन फास्ट हो जाता है। उसी तरह से एफ ए 2 के लिए निकालिए, एफ ए 3 के लिए निकालिए, सबके लिए आप निकाल सकते हैं।
अच्छा, बीसीडी एडर में देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका बीसीडी एडर, इसमें ध्यान दीजिए, हमने अभी बताया कि करना क्या है कि अपने को कॉन्सेप्ट ये पता है कि ऐड करने के बाद जो भी सम आता है दिस आर दिस S3 S2 S1 S3। अगर ये 9 से बिलो है तो उस केस में किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, इट मीन्स दैट 0 लिख सकते हैं y का। लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ, 9 से ज्यादा, तो उस केस में क्या हो गया, ये वाला केस है ना, करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो करेक्शन रिक्वायर्ड है इन सारे केस में, है ना, इन सारे केस में करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम लॉजिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो क्या करेंगे, S3 S2 S1 S0 का यूज करके केमैप से सॉल्व करके ये इक्वेशन निकाल दें। यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा क्या है कि लॉजिकल डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, तो लॉजिकल डायग्राम ऐसा बनाया गया है कि 4 बिट पैरेलल एडर लिया गया जिसमें इनपुट ए और बी का आया है 4-4 बिट का, सम ये आ गया। सम आने के बाद क्या होगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कौन सा, ये वाला कंडीशन, ठीक, तो क्या होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 0 1 1 0 को ऐड कराएंगे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ से हो रहा है, S3.S2 प्लस S3 डॉट H1 ऐसा करके, है ना। आइदर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे या सी आउट भी जनरेट अगर हो रहा है तो उस केस में भी क्या होगा कि 0 1 1 0 को ऐड करेंगे। यानी एक और 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर लिया गया है, इसमें सम जो करेंगे, दिस इज आवर S3 S2 S1 एंड S0, वो 0 1 1 0 तब ऐड होगा जब यहाँ का वैल्यू 1 होगा, और इस वैल्यू को 1 होने के लिए आइदर ये 1 हो या ये 1 हो या 1 कोई भी। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो उस केस में क्या होगा, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी 4 टाइम्स 0 विल बी एडेड टू दिस सम। यानी कुल मिलाकर हमने कुछ सब ऐड किया ही नहीं। ठीक, यही कॉन्सेप्ट आपका बीसीडी एडर और कुछ नहीं। इसके बाद कॉम्परेटर। कॉम्परेटर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे पहला नंबर ए है दूसरा बी है, ये बिट है 4 बिट का हम लिए A3 A2 A1 A0, सिमिलरली B3 B2 B1 B0। तो A इक्वल टू बी या A लेस देन बी या ग्रेटर देन बी इस टाइप से होते हैं तीन कंडीशन। A इक्वल टू बी के लिए क्या होगा कि A3 B3 के बराबर हो, A2 B2 के बराबर, A1 B1 के बराबर, A0 B0 के बराबर, सब बराबर होना चाहिए एंड इक्वलिटी इज इक्विवेलेंट टू एक्स नॉट गेट। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, A3 X नॉर B3 डॉट, मतलब A3 इक्वल टू B3 एंड में डॉट, A2 इक्वल टू B2 मींस A2 XOR B2 एंड में डॉट, फिर B1 के बराबर है A0 B0 के बराबर। इस तरह से हमारी इक्वलिटी के लिए इक्वेशन दिया है। अब ये आपका लॉजिक डायग्राम हो सकता है करस्पॉन्डिंग। अब A ग्रेटर देन B कब हो सकता है, जब A3 1 रहे और B3 0 रहे, तो भी हमारा A ग्रेटर देन B हो जाएगा। या A3 B3 बराबर हो लेकिन A2 इक्वल टू 1 B2 इक्वल टू 0, तो भी। सिमिलरली A3 इक्वल टू B3 A2 B2 भी इक्वल हो, तो A1 का वैल्यू 1 है और B1 का वैल्यू 0 है, तो उसके या लास्ट क्या है कंडीशन कि A3 इक्वल टू B3 A2 इक्वल टू B2 A1 इक्वल टू B1 एंड A0 1 है और B0 0। तो अब इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिखना है तो क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, A3 1 B3 0 यानी A3 B3 बार, A3 B3 बार, और है यानी प्लस लिखे, A3 इक्वल टू B3 यानी क्या हो जाएगा, एक्स नॉर गेट बीच में लगा देंगे A3 एक्स नॉर B3। ठीक, और उसके बाद A2 इक्वल टू 1 B2 इक्वल टू 0 यानी A2 B2 बार, A2 B2 बार। ठीक है, अब या मीन्स प्लस अगेन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, A3 इक्वल टू B3 यानी A3 एक्स नॉर B3, देखो एक्स नॉर B3, A2 इक्वल टू B2 में A2 एक्स नॉर B2, A1 इक्वल टू B1 यानी A1 B1 भी यहाँ पे होगा। अच्छा, ये तीसरा केस है। तो जो भी है जहां पर इक्वल टू आ रहा है ना, वहां पे हम एक्स नॉर गेट लगाएंगे, और 1 आ रहा है तो नॉर्मल रखेंगे, 0 रखना है तो अंडर वो होता है, उसके ऊपर डैश लगाएंगे या 1 लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा जो जनरली पूछता है BCD टू 7 सेगमेंट भी आ सकता है, ये मेरे को लगता है सबको पता है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा है आपका
मल्टीप्लेक्सर में देखिए, मल्टीप्लेक्सर में जो क्वेश्चन पूछ रहा था जनरली, वो कुछ इस तरह से है क्वेश्चन कि जो 4-5 क्वेश्चन मैंने कराया उसी को कर लो कम से कम। फुल एडर आप इंप्लीमेंट कीजिए यूजिंग 8:1। तो फुल एडर का ये आएंगे मिन टर्म्स सम के लिए और सी आउट के लिए। तो फुल एडर 8:1 है, 8:1 बनाइए, 8 इनपुट्स होंगे, 1 आउटपुट होंगे एंड 3 सेलेक्ट लाइन रहेंगे। इन सेलेक्ट लाइन से आप इनपुट प्रोवाइड कीजिए ए बी एंड सी। तो अब इनका इनपुट्स का क्या हो जाएगा I0 से I7 तक। तो I0 से I7 में यहाँ पे इसको भेज दीजिए, है ना, यानी सिग्मा है 1 to 4 7। तो 1 to 4 7 जो है सो ये क्या कर देंगे कि उसमें 1 दे देंगे और बाकी सब में क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ये सम के लिए बन गया। उसी तरह सी आउट के लिए भी जो बनाएंगे तो वही होगा, 3 5 6 7 में 1 भेज दीजिए, बाकी में ग्राउंड कर दीजिए। 3 5 6 7 में जो है सो 1 चला गया और बाकी में ग्राउंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका 8:1 से बन गया। इसके अलावा अगर फुल एडर यूजिंग 4:1 मक्स है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या आती है। 4:1 मक्स में हमारे पास दो ही सेलेक्ट लाइन है, S0 और S1। यहाँ पर जो दिख रहा है S0 S1, उस सेलेक्ट लाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए S0 S1 है, उससे इनपुट दे रहे हैं ए बी, लेकिन एक और इनपुट हमारे पास है सी इन। तो सी इन क्या करेंगे, यहां से देंगे इनपुट वाले से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा I0 से I3 और यहाँ सी इन डैश सी इन। फिर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। जो जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है उन सारे क्वेश्चन में क्या फुल एडर है, तो फुल एडर में क्या होता है 1 2 4 7 होता है सम के लिए और सी आउट के लिए 3 5 6 7। तो 1 2 4 7 को गोला लगाइए। तो देखना यह है, अगर दोनों गोला लग चुका है तो उस केस में 1 लिखेंगे, दोनों गोला नहीं लगा है तो 0 लिखेंगे, और बाकी अगर कोई भी एक लग रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग देख लेंगे क्या है। सी इन है कि सी इन डैश, जैसे यहाँ पर सी इन है तो सी इन लिख दिया गया, सी इन डैश सी इन डैश, ये भी सी इन डैश, ये भी सी इन। यहाँ क्या है, दोनों गोला नहीं लगा है तो उस केस में 0, और यहाँ दोनों गोला लगा है तो 1, ऐसे। ये देखिए क्वेश्चन आया था, इसको इंप्लीमेंट कीजिए 8:1 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम लोग चाहें तो 4th यूनिट को अभी कल देखते हैं, अगर कल टाइम मिलेगा तो कल मैं आपको लिंक भेजूंगा और उसको पढ़ा दूंगा। 1 2 3 अभी मैं करवा दिया हूं, अभी भी कुछ डाउट होगा तो फिर पूछिएगा आप लोग, ठीक है। अब बैठ करके घर में पढ़िए, इतना 3 यूनिट को बहुत होता है 3 यूनिट, ठीक है, ओके। यस सर। तो मैं लीव कर रहा हूं और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।